हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सब फील्ड पर बेस्ड एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फॉर आइडियल्स, उन पर डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट। सब फील्ड है ना, फील्ड तो जानते ही हैं, सब फील्ड भी क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेशन को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। लेट एफ बी एनी फील्ड एंड लेट फाई नॉट इक्वल टू एस इज कंटेंट इन एफ, देन एस इज सेड टू बी सब फील्ड ऑफ एफ इफ एस प्लस डॉट इज इट सेल्फ अ फील्ड, या फिर इफ एस इज इट सेल्फ अ फील्ड, है ना, अंडर द बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ फील्ड। ऐसा आप कह सकते हो। क्या हुआ मीनिंग? हमने एक फील्ड लिया, ठीक है ना, उनका हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया। जो भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिए हैं, अगर वो खुद, है ना, जो भी फील्ड आप लिए उनके बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में ये अगर फील्ड बना दे तो समझ लीजिए वो जो एस है एफ का क्या हो जाएगा, सब फील्ड। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आया? और ये इसको आप सब फील्ड टेस्ट भी कह सकते हो, या फिर डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसे लिख सकते हैं। और सेकंड डेफिनेशन देखिए, लेट एफ बी एनी फील्ड एंड लेट फाई नॉट इक्वल टू एस इज कंटेंट इन एफ, देन एस इज सेड टू बी सब फील्ड ऑफ एफ, या फिर एस इज सब फील्ड ऑफ एफ if and only if for every a b belongs to s directly implies and a minus b belongs to s, and for every a b belongs to s directly implies a b inverse belongs to s। अगर हम देखें तो क्या चीज़ है, बस इतना ही तो हमें शो करना है कि प्लस के रिस्पेक्ट में जो याद होना चाहिए, फील्ड क्या होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप होता है। इतना क्लियर है? स्टार अगर मतलब वहाँ से जीरो हटा दिया जाए तो, यानी प्लस के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप टेस्ट और डॉट के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप टेस्ट, बस आपको क्या करना है, देखना होगा। अगर ये दोनों हो जाता है होल्ड तो समझ लीजिए कि एस जो है एफ का सब फील्ड हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, वे सब के सब जो है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर एस फाई का एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट है ना, तो वो सारे प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाते हैं। बस जो नेसेसरी है और सफिशिएंट यही रहता है कि ए माइनस बी एस में बिलोंग करे, ए बी इनवर्स एस में बिलोंग करे। क्लियर हुआ? इसे सब रिंग, इसको सब फील्ड टेस्ट भी कह सकते हैं। तो फाइनली डेफिनेशन क्लियर हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट लिया, क्यू इज अ सब फील्ड ऑफ क्यू ऑफ रूट टू। क्यू ऑफ रूट टू तो क्लियर है ना, क्यू ऑफ रूट टू कैसे डिफाइन होता है, ए प्लस बी रूट टू सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू करके, ठीक है ना, ये हुआ, है ना। एंड वी नो दैट क्यू इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, है ना, क्यू ऑफ रूट टू, ठीक है। क्यू इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू ऑफ रूट टू, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सिंस क्यू इज अ फील्ड, सिंस क्यू इज इट सेल्फ अ फील्ड अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ क्यू ऑफ रूट टू, एंड सो क्यू प्लस डॉट इज अ सब फील्ड ऑफ क्यू ऑफ रूट थ्री। कन्फर्म? तो ये इनका सब फील्ड है। सेम ऑफ क्यू ऑफ रूट थ्री का भी आप देख सकते हैं। दिस इज सब फील्ड ऑफ क्यू ऑफ रूट थ्री, यहाँ पर रूट थ्री होगा, ठीक है। इसी तरह से रूट फाइव के लिए देख सकते हो। क्लियर ना? ठीक। सेकेंड, इसी को और लिख सकते हैं, क्यू इज अ सब फील्ड ऑफ आर, आर का भी सब फील्ड हुआ, है ना, ठीक है। फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है ना ये, ठीक है। सी का सब फील्ड हुआ, क्यू ऑफ आई का ये सब फील्ड है। कन्फर्म? तो बातें तो पूरा क्लियर है। क्यू ऑफ आई, है ना, क्यू ऑफ आई जो है, याद रखिए, है ना, क्यू ऑफ आई इज नॉट सब फील्ड ऑफ आर बिकॉज क्यू ऑफ आई, है ना, क्यू ऑफ आई इज नॉट अ सबसेट ऑफ आर, इसलिए इनका सब फील्ड नहीं होगा, बट इज अ सब फील्ड ऑफ सी। कन्फर्म है? इसी तरह से, है ना, आर इज अ सब फील्ड ऑफ सी। क्लियर? तो आई होप ये जितना कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है क्लियर हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। आर इज़ अ सब फील्ड ऑफ सी। इसी तरह से आप जो है आर ऑफ आई, तो ये भी सब फील्ड ऑफ क्या होगा, सी करके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, है ना, जेड, ठीक है, इज़ नॉट अ सब फील्ड ऑफ क्यू। क्यों? बिकॉज जेड जो है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है, फील्ड का डेफिनेशन होता है कि ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके अंदर वन एंड माइनस वन ही दो एलिमेंट होंगे ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट जो इनवर्स रखता है, बाकी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आईडी होता है बट नॉट फील्ड, एंड इट्स नॉट सब फील्ड ऑफ क्यू। क्लियर है? क्यू को याद होगा प्राइम फील्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्यू हैज़ नो प्रॉपर सब फील्ड, ठीक है। ये भी डेफिनेशन पहले देखे थे, ठीक है ना। कोई फील्ड जो है, अ फील्ड इज सेड टू बी प्राइम फील्ड इफ इट हैज़ नो एनी प्रॉपर सब फील्ड, ठीक है। जैसे सिंपल का कॉन्सेप्ट होता है ना, सिंपल ग्रुप में जैसे उनके प्रॉपर सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं रखना चाहिए, सेम उसी तरह से प्राइम फील्ड होता है जिनके पास खुद का अपना जो है
है ना, प्रॉपर सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। क्यू के पास याद रखना, क्यू के पास केवल 2 ही सब ग्रुप होंगे, सॉरी सब फील्ड होंगे, ये 0 1 और इट सेल्फ करके, क्लियर है ना। लेकिन क्यू ऑफ रूट 3 के, क्यू ऑफ रूट 3 के लिए क्यू हो गया, इसी तरह आर के लिए क्यू है, क्यू ऑफ रूट पी है, ठीक है ना। इसी तरह सी के लिए सारे सब फील्ड्स हैं, तो ये तो जो प्राइम फील्ड नहीं हुआ, फिर कन्फर्म हुआ। सब फील्ड्स ऑफ फाइनाइट फील्ड, ओके। तो फाइनाइट फील्ड के सब फील्ड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अभी जितना भी एग्जांपल दिया गया था वो इनफिनाइट फील्ड के सब फील्ड्स थे। फाइनाइट फील्ड के सिचुएशन में उनके सब फील्ड्स कैसे होते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, वो हम देख लेते हैं, और उनके काउंटिंग्स भी है ना। ठीक है, कंसीडर अ फाइनाइट फील्ड एफ, ठीक है। एफ जो है फाइनाइट फील्ड है, इन जनरल मैंने लिख दिया। फाइनाइट फील्ड है मतलब इसकी ऑर्डर फाइनाइट होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर अ फील्ड एफ ऑफ ऑर्डर किस फॉर्मेट में रहता है, p टू द पावर n, वेयर p इज प्राइम नंबर एंड n इज नेचुरल नंबर, दैट इज n बिलोंग्स टू n। इतना क्लियर है, बताने की जरूरत भी नहीं है, लॉजिकली पता है, ठीक है। तो f इज अ फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n एंड वी नो दैट every finite field of order p to the power n is isomorphic to Galois field of order p to the power n। इतना क्लियर है, ये पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में तो बता दिया गया था इसके बारे में। तो इसका मतलब क्या होगा, f is isomorphic to gf of p to the power n। तो सीधा सीधी बात ये हुआ कि हम जब भी फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n की बात करते हैं तो वो गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n का आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। अब जो भी हमने यहाँ पर लिखा है ना, p टू द पावर ऑर्डर का फील्ड, उसको आप ये समझ लीजिए। अब इसके सब फील्ड्स पे बात करना है। इनके सब फील्ड्स का मतलब इनके सब फील्ड्स, सीधी सी बात हुई, ठीक है ना। तो इनका सब फील्ड क्या होता है, इसे चाहे तो आप डायरेक्ट नोट के तौर पे लिख सकते हैं। एक सिंपल सा बात ये है कि ये जो पावर में n जो है, p टू द पावर n जो है, n नेचुरल नंबर है, n के जो डिविजर्स होंगे, है ना, वो लिखते जाइए। दैट मीन्स gf ऑफ p टू द पावर m इज सब फील्ड ऑफ gf ऑफ p टू द पावर n इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स n। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। इनके सब फील्ड के बारे में अगर पूछा जाता है, बस इतना ही देख लीजिए कि ये जो भी आप लिखे हैं वो इनको डिवाइड करता है कि नहीं। दैट इज गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर m इज सब फील्ड ऑफ, है ना, गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स n। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी फील्ड आप जब लेंगे, फाइनाइट फील्ड अगर लेते हो तो हमेशा गैलोइस फील्ड का आइसोमॉर्फिक होता है। इनके सब फील्ड्स पे बात करना है, इसलिए इसी पर बेस्ड रिजल्ट्स यहाँ पर मिला, क्लियर, ठीक है। तो m डिवाइड्स n, अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ से एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गैलोइस फील्ड ऑफ, है ना, जैसे 2, अगर हम बात करें 2 क्यूब, ये हमने कंसीडर किया। इनके सब फील्ड्स कौन कौन होंगे, लॉजिकली समझ आ रहा है ना। यहाँ पर m डिवाइड्स n होना चाहिए, तो 1, है ना, 1 डिवाइड्स 3 और 3 डिवाइड्स 3, ठीक है ना। इनके कौन कौन से डिविजर्स है, 1 और 3 है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ देयरफॉर gf ऑफ 2 पावर 1 एंड gf ऑफ 2 पावर 3 आर सब फील्ड्स, ठीक है, आर सब फील्ड्स ऑफ, है ना, gf ऑफ 2 क्यूब करके, दैट इज देयर आर 2 सब फील्ड्स करके। कंफर्म हुआ। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल मैंने टेक किया, कंसीडर फील्ड gf ऑफ, है ना, 3 पावर 4 मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। इसकी ऑर्डर कितनी है बताइए, है ना। अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 20, है ना, सॉरी, अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 81 जो भी होगा, है ना, वो इनके आइसोमॉर्फिक होगा। इनके सब फील्ड्स पे बात कर रहे हैं, है ना। 4 के डिविजर्स कौन कौन हैं, है ना, 1, 2 और 4, ठीक है। दैट इज़ 1 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4 और 4 डिवाइड्स 4। डिवाइड्स का मतलब कंप्लीटली डिवाइड ना भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर, है ना, gf ऑफ गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 टू द पावर 1, गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 टू द पावर 2, गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 टू द पावर 4 आर, है ना, सब फील्ड्स ऑफ गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 टू द पावर 4। कन्फर्म हुआ। तो यहाँ 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 4, है ना, ऐसे लिख लीजिए। ये सभी के सभी क्या सब फील्ड्स हैं गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 टू द पावर 4 के। कन्फर्म हो रहा है ना। ऐसे खुद से भी एग्जांपल लीजिए। अगर आप यहाँ पर 5 टू द पावर 2 लेते तो 2 के डिविजर्स कौन कौन है वो देखते, 1 और 2, तो फिर क्या क्या आता, gf ऑफ 5 टू द पावर 1, gf ऑफ 5 टू द पावर 2, वो सब फील्ड्स होते हैं। तो सब फील्ड्स समझ आया। अब काउंटिंग्स की बात करूँ, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ फलाना ऑर्डर, जो भी है ना, दिया हुआ है, पूछा गया नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड्स पूछा जाए तो कितना होगा बताइए, सोचिए, है ना।
अभी जो कॉन्सेप्ट्स बताया गया इतना तो समझ आता है कि एवरी फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n इज आइसोमॉर्फिक टू गैलोइज फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n, इतना क्लियर है। और गैलोइज फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n है ना के लॉजिक से उनके सब फील्ड्स में हमने पता चला कि n के कौन कौन से डिविजर्स हैं। तो भाई जितने डिविजर्स होंगे उतने सब फील्ड्स होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब टाउ ऑफ n, ठीक है ना, टाउ ऑफ n ये हमें फार्मूला पता है डिविजर्स के लिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n के लिए। तो इनके जितने भी पॉजिटिव डिविजर्स होते हैं उतने तो होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिविजर्स ना, ये भी ध्यान रखिए, जितना भी हमने देखा भी सिर्फ पॉजिटिव डिविजर के व्यू से ही देखा था। तो फाइनली हम यहाँ पर नोट मिला और वो ये है कि जैसे इफ़ f है ना इज अ फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n, ऑब्वियस सी बात है दिस फील्ड f इज आइसोमॉर्फिक टू gf ऑफ p टू द पावर n। तो इनके जितने भी सब फील्ड्स होंगे उतने इनके सब फील्ड्स होंगे। तो फिर देन है ना टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ f, बोले तो टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ गैलोइज फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n इक्वल्स टू टाउ ऑफ n के जितने भी डिविजर्स होंगे। क्लियर है? फाइनली दिमाग में अच्छे से सेट रखना, एग्जाम में से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ f इक्वल्स टू टाउ ऑफ n, जो भी ऑर्डर रहेगा उसके पावर में देख लेना, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए, यहाँ से एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स है ना, देखिए आपको दिया गया फील्ड ऑफ ऑर्डर 8 करके, है ना, f इज़ अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 8। अब ऑर्डर 8 का मतलब क्या है? 2 क्यूब। तो फाइनली नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ ऑर्डर है ना 8 मतलब 2 क्यूब, तो तुरंत कितना हो जाएगा? टाउ ऑफ पावर क्या है? 3। तो टाउ ऑफ 3 यानी कि 2 है ना। 3 के डिविजर्स क्या क्या होंगे? 1 और 3। वैसे आपको पता है टाउ ऑफ प्राइम नंबर हमेशा कितना होता है? 2 ही होता है। टाउ ऑफ 3 हो, टाउ ऑफ 2 हो, टाउ ऑफ 3 हो, टाउ ऑफ 5 हो, टाउ ऑफ 7 हो, टाउ ऑफ 11 हो, है ना। प्राइम नंबर के डिविजर्स 1 और 2 ही होते हैं, पॉजिटिव डिविजर्स, है ना। 1 और इटसेल्फ होता है ना भाई, तो कितना होगा? 2 ही आएगा, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना है 2 आया। तो नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ ऑर्डर 8 कितना हुआ? 2। क्लियर? इसी तरह से अगर यहाँ 9 लिखा रहता तो क्या होता? 3 स्क्वायर, तो टाउ ऑफ 2 हो जाता, तो भी 2 ही आता, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए है ना नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ ऑर्डर लाइक 81 करके पूछा है, 81 का मतलब कितना हुआ? 3 टू द पावर 4 करके, ठीक है। तो टाउ ऑफ क्या होगा? 4। अब 4 के डिविजर्स कितने हैं? टोटल 3 है ना। या तो फार्मूला के व्यू से भी जा सकते हो सकता है बहुत बड़ी नंबर्स पूछा जाए तो फार्मूला के व्यू से भी जा सकते हो। फार्मूला क्या है? टाउ ऑफ n इक्वल्स टू ये होता है ना, n अगर इफ़ n इक्वल्स टू, ठीक है, बताया गया था, है ना। जो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस में याद होगा हमने आयलर फंक्शन का डिस्कशन किया था ग्रुप थ्योरी में, स्टार्टिंग में सबसे पहला चैप्टर के अंदर, है ना। आयलर फंक्शन, टाउ फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, तीनों की बिहेवियर क्या होती है, कैसे वो डिफाइन होता है, किस तरह से है ना उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखा था, है ना। ट्रिक्स भी देखे थे। तो इफ़ n इक्वल्स टू, है ना, लाइक जो भी नेचुरल नंबर रहता है प्राइम फैक्टर करने पर, लाइक p टू दी पावर a, q टू दी पावर b, r टू दी पावर c, जैसे मान लो ये आया, है ना, p q r प्राइम नंबर्स, a b c नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो फिर देन टाउ ऑफ n क्या होगा? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, ये होता है जो भी रहता है पावर में +1 जैसे यहाँ पर 4 था, 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो भाई 2 + 1 कितना है? 3 आया ना। क्लियर हुआ? तो आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ बताया गया क्लियर हुआ होगा, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर आइडियल्स, ओके। सपोज R is CRU, that is commutative ring with unity, and let I1 equals to this, I2 equals to this, and so on IN equals to this, are ideals of R generated by elements I1, I2 and so on IN respectively, ठीक। Then R upon this equals to R upon this, actually I means I1 dot I2 dot 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 IN, that is I is multiple of I1, I2 and so on IN, confirm, and so I equals to this, तो R अपॉन दिस इक्वल्स टू, है ना, आइसोमॉर्फिक टू R1 अपॉन दिस क्रॉस R अपॉन दिस क्रॉस एंड वन क्रॉस R अपॉन दिस, वेल GCD ऑफ IR, IS इक्वल्स टू 1, R नॉट इक्वल टू S करके, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। R जो भी आप ले रहे हैं सबसे पहले कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आपको टैग करना है, इतना क्लियर हुआ। R आपने लिया CRU, I1 इज आइडियल ऑफ R जनरेटेड बाय एलिमेंट I1, I2 is ideal of R generated by element I2 and so on, IN is ideal of R generated by element IN,
इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जो I1, I2 एंड so on In जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट करने पर मिलेगा I, ठीक है ना। एंड दिस इज आइडियल जनरेटेड बाई एलिमेंट I, दैट इज जनरेटेड बाई एलिमेंट I1 डॉट I2 डॉट 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 In, कन्फर्म, ठीक है। R इज रिंग, दिस इज आइडियल ऑफ रिंग एंड सो कोशेंट रिंग ऑफ R रिलेटेड टू दिस आइडियल है ना, एग्जिस्ट, कन्फर्म। एंड दिस कोशेंट रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट रिंग ऑफ R रिलेटिव टू दिस क्रॉस कोशेंट रिंग ऑफ R रिलेटिव टू दिस क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस है ना कोशेंट रिंग ऑफ R रिलेटिव टू है ना In करके, क्लियर है। तो ये जो होता है बिल्कुल आइसोमॉर्फिक होता है, दिस अपॉन दिस के क्रॉस, दिस अपॉन दिस के क्रॉस एंड सो ऑन दिस अपॉन दिस के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको जैसे एग्जाम में पूछा गया इनके बारे में इन्फॉर्मेशन, आप है ना ऐसा कर लीजिए, आइसोमॉर्फिक कर लीजिए, अब इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है ये ईजी पड़ता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना वो ये है, GCD ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ है ना, ये जो I1, I2, IR है ना, पेयर वाइज उनका जो GCD है वो 1 होना चाहिए। मतलब IR, IS आर रिलेटिवली प्राइम फॉर है ना, याद रखना है, सेम के लिए नहीं होगा, R नॉट इक्वल टू S के लिए है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो रिलेटिवली प्राइम होना बहुत ज़रूरी है, कन्फर्म हुआ। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ताकि बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स देखिए है ना, कंसीडर रिंग ऑफ इंटीजर्स Z विच इज़ CRU, ओके। तो मैंने CRU कंसीडर किया Z के तौर पे, ठीक है ना। अब मैंने कोशेंट रिंग लिया, देखिए कोशेंट रिंग ऑफ Z दिस आइडियल है ना, रिलेटिव टू दिस आइडियल है ना। एंड ऑल्सो वी नो दैट 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3, ठीक है। दैट इज ये क्या है एक्चुअली Z अपॉन 2.3, कन्फर्म है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे वहाँ पर I था वो था I1 डॉट I2 डॉट करके हमने लिखा था है ना, सेम वही 6 को मैंने लिखा 2.3 करके मल्टीपल के रूप में। ऐसे मल्टीपल में लिखना है कि इनकी GCD 1 आए। वी नो दैट 2 and 3 है ना हैव GCD 1, ठीक है, क्लियर है एंड बिकॉज बोथ आर है ना रिलेटिवली प्राइम, इतना क्लियर हो गया। एंड सो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इज एप्लीकेबल नाउ है ना। तो भाई Z अपॉन 2.3 ये जो हमने लिखा है उसे हम कैसे लिख सकते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में, तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z अपॉन दिस क्रॉस Z अपॉन दिस, क्लियर है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा है ना। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस क्रॉस दिस, ठीक है, बिकॉज यहाँ GCD ऑफ 2, 3, 1 है। पहले चीज़ तो ये कम्यूटेटिव विद यूनिटी हो, दूसरा चीज़ जो भी आइडियल ले रहे हो वो किसी एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो, और दूसरी बात और है वो ये है कि इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है और ऐसे लिखना है कि उनकी GCD क्या हो 1 हो, फिर एप्लीकेबल हो जाएगा आपका है ना, ठीक है। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है बोले तो CRT, कन्फर्म, ठीक है ना। आइसोमॉर्फिक टू करके ये अलग अलग लिख लिया गया। अब आप इसको और क्या लिख सकते हो, वी नो दैट दिस आइसोमॉर्फिक टू है ना Z2 एंड आल्सो दिस आइसोमॉर्फिक टू Z3, ये भी है ना। एक्चुअल में क्या है भाई Z ऑफ 2 ये क्या है एक्चुअली Z अपॉन 2Z ही तो है, आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के। इसी तरह से है ना वो क्या होता है ना, यहाँ 3 है तो ये 3Z है तो आइसोमॉर्फिक टू Z3, ये आइसोमॉर्फिक है Z2 के, ये आइसोमॉर्फिक है Z3 के, तो फिर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, क्लियर हुआ। आपको इनका इन्फॉर्मेशन जानना था, ठीक है, और आपने जान लिया ना ये। अच्छा इसको और बढ़ा के लिखा जा सकता है, वी नो दैट 2 and 3 हैव GCD 1 एंड सो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z6 करके। तो यहाँ से ये भी आ गया, देखो कितना सारा प्रोसीजर हमने किया, ठीक है। तो ये बातें अच्छे से मतलब ये एक दूसरे से लिंक है ना, ये हमने जाना ना भाई यहाँ से। और भी हम देख सकते हैं, देखिए सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने लिया Z अपॉन है ना लाइक 36 मैंने लिया, 36 को प्रोडक्ट करना है। सोचिए ये तो क्लियर है Z इज CRU एंड 36 एंड दिस इज आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट, इतना क्लियर। CRT एप्लीकेबल करने के लिए इसको ऐसे प्रोडक्ट कीजिए 36 को कि GCD 1 आए। क्या हो सकता है, देखिए मैं सिंपल से कर रहा हूँ 4 इंटू है ना 9 करके है ना, 4, 9 GCD 1 रिलेटिवली प्राइम एंड सो बाई CRT दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z है ना अपॉन दिस क्रॉस Z अपॉन दिस करके, क्लियर है। तो CRT जो है कितना आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट समझने में ना, आप इनको इस तरह से लिख पाते हो तो आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले लो है ना, वो इनके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आइसोमॉर्फिक टू Z4 क्रॉस Z9 करके, ठीक है। और ये 4 और 9 की GCD 1 है तो आइसोमॉर्फिक टू Z36, तो एक दूसरे से कैसे लिंक है क्लियर हो रहा है। अच्छा अभी हमने जो देखा उसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, देखिए Z अपॉन ये हमने लिया, ठीक है ना, ये जो है हमने जब सॉल्व किया, सॉरी Z अपॉन जो 6 लिए थे वो आइसोमॉर्फिक था है ना, इतना क्रॉस इतना का, ये बात क्लियर है,
है ना। और फिर हमने ये यहाँ से मिला था, ये Z2 के आइसोमॉर्फिक है, ये Z3 के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। और याद होना चाहिए ये Z6 के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z3। देखिए यहाँ बताने का मकसद ये है ना, कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम एक तरह से ये बता रहा है कि Z है ना Mn आइसोमॉर्फिक होता है Zm क्रॉस Zn के। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, M और N की GCD 1। इसे हमने डायरेक्ट थ्योरम के थ्रू लिखा था, बट एक तरह से यहाँ प्रोसीजर समझ आ रहा है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्रू के जो थ्योरम है वहाँ से समझ आ रहा है कि वो क्यों होता है और ये इस वजह से हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से बातें समझ आई। Z6 आइसोमॉर्फिक टू Z2। अब लगा लीजिए लॉजिक में, यहाँ ZMN होता और M और N की GCD कितनी है, 1 है। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि इसको हम प्रोडक्ट है तो अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। Z इज CRU, दिस इज आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट, और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया, अलग अलग हो जाएगा CRT के द्वारा। अब ये आइसोमॉर्फिक होता है इनका, ये आइसोमॉर्फिक इनके, है ना, ये आइसोमॉर्फिक इनके। क्लियर। तो ZMN इज आइसोमॉर्फिक टू Zm क्रॉस Zn प्रोवाइडेड Mn की GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो वो जो जनरल रिजल्ट था कि ये होता कैसे है, वो चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो रहा है, कन्फर्म हुआ। क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया हूँ, है ना। क्वोशिएंट रिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उनके मैक्सिमल और प्राइम आइडियल वो भी हम देखने वाले हैं अभी, है ना। ठीक है। तो देखिए, फाइंड मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल ऑफ Q ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। यह हो सकता है कि कितने हैं पूछा हूँ मैंने, है ना, मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स ऑफ Q ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी जो कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं, अभी हमने क्या देखा था, CRT चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, उनको कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है वो हम देखेंगे, यानी उनका एक तरह से जनरल वर्जन हम देखेंगे। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और कि यहाँ जो भी रहेगा वो रिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल रहेगा, उस सिचुएशन के लिए हम देख रहे हैं। और उस सिचुएशन में ये जो क्वोशिएंट रिंग है उनकी मैक्सिमल और प्राइम आइडियल कितनी होती है और कौन कौन सी होती है वो देखने वाले हैं। क्लियर हुआ क्या करना है अभी। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर है, दिस इज क्वोशिएंट रिंग ऑफ Q ऑफ x रिलेटिव टू पॉलिनोमियल आइडियल x स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 डॉट x प्लस 1। ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, दिस इज क्वोशिएंट रिंग ऑफ, है ना, पॉलिनोमियल रिंग Q ऑफ x सिंस Q ऑफ x इज CRU commutative ring with unity and this is polynomial and this is ideal, this is an ideal generated by element x square minus 1 of this। आखिर में ये एलिमेंट है ना, इनका एलिमेंट के द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल हो गया। तीसरी बात यह है कि x स्क्वायर माइनस 1 को प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि GCD ऑफ x माइनस 1 कॉमा x प्लस 1, है ना, इक्वल्स टू 1, दैट इज x माइनस 1 एंड x प्लस 1 बोथ आर रिलेटिवली प्राइम, है ना, बोथ हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट, कन्फर्म है। तो GCD कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है। सो CRT विल बी एप्लीकेबल। ठीक है। एंड सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Q ऑफ x, नीचे में लिख देते हैं, आइसोमॉर्फिक टू Q ऑफ x अपॉन दिस क्रॉस Q ऑफ x अपॉन दिस। क्लियर है। एंड वी नो दैट Q ऑफ x अपॉन x माइनस 1, इसके बारे में जानते हैं कैसे डिफाइन हो गई है ना, f ऑफ x, है ना, प्लस x माइनस 1 सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू Q। अब मैं एक चीज़ बता दूं, है ना, दिस इज पॉलिनोमियल आइडियल जनरेटेड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल के द्वारा जनरेट हुआ है। और आपको ट्रिक पता है, तरीका पता है कि जो भी पॉलिनोमियल रहता है उसकी डिग्री जो भी रहता है उससे जस्ट लेस देन डिग्री इसकी होती है। अब 1 डिग्री का है तो उससे लेस देन 0 डिग्री, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म आएगा यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है। तो A0 आया, ठीक है ना, तो A0 बिलोंग्स टू Q। A0 प्लस जो भी है, तो A0 कहाँ से आ रहा है, Q से आ रहा है, आइसोमॉर्फिक टू Q। कन्फर्म हुआ। तो दिस आइसोमॉर्फिक टू, है ना, Q हो गई, आइसोमॉर्फिक है Q के। और ये, है ना, Q ऑफ x अपॉन x प्लस 1 करोगे तो भी सेम कॉन्सेप्ट है, आइसोमॉर्फिक टू Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, आइसोमॉर्फिक टू Q, आइसोमॉर्फिक टू Q, तो इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक टू Q क्रॉस Q। क्लियर। अब फायदे की बात क्या है, फायदे की बात ये आपको इनकी मैक्सिमल और प्राइम आइडियल देखना है। तो जो इनकी होगी, जो इनके पास इंफॉर्मेशन होगा वो इनके लिए होगा एप्लीकेबल, कन्फर्म। तो फिर वी नो दैट सिंस Q क्रॉस Q हैज़ एग्जैक्टली 2 maximal and prime ideals, okay, therefore, है ना, this ring has exactly 2 maximal and prime ideals। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि कौन कौन से है भैया, वो तो बताओ। तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक चीज़ पहले बता दूं, है ना, एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि Q क्रॉस Q के पास 2 मैक्सिमल आइडियल, ये बात तो क्लियर हो रही है ना, पहले वो अच्छे समझ लीजिए। Q क्रॉस Q, सिंस Q इज फिल्ड एंड सो Q हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, है ना, Q हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, है ना, नेमली सिंगलटन 0 एंड Q।
नेमली सिंगलटन जीरो एंड क्यू। हो सकता था क्यू क्रॉस आर रहता तो ये क्यू क्रॉस आर के आइसोमॉर्फिक होता अगर इन्फॉर्मेशन है ना जो उसके हिसाब से। बट ये जो सिचुएशन अभी जितने क्वेश्चन देने वाले हैं देखने वाले उसमें चूंकि ये सेम रहेगा तो ये सेम ही आएगा, क्यू क्रॉस क्यू, आर क्रॉस और ऐसे ही आएगा, ये भी ध्यान रखिए। मैं एक बात बता रहा था कि फील्ड के सिचुएशन में सेम होता, ये बोल रहा था, ठीक है। तो इसके हैं दोनों, इनके दोनों क्या आइडियल्स। अब फिर क्यू क्रॉस क्यू हैज़ एग्जैक्टली हाउ मेनी आइडियल्स, 4 आइडियल्स। ये दोनों के साथ प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, और ये दोनों के साथ प्रोडक्ट होगा, ओके है ना। तो दीज आर आइडियल्स ऑफ क्यू क्रॉस क्यू, कन्फर्म। एंड ऑल्सो वी नो दैट, है ना, मैक्सिमल आइडियल की अगर बात करेंगे तो इसको तो लेना नहीं है, ये तीनों बचे। अब ये जो है इसमें भी कंटेन हो, इसमें भी कंटेन, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों याद रखना, मैक्सिमल भी और प्राइम भी, ठीक है ना। सिंगलटन जीरो क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो बोथ आर मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल। तो एग्जैक्टली 2 हुआ कि नहीं इनके पास, क्लियर, ठीक है। अब नेमली इनके लिए तो 2 आइडियल्स है। अब आप बोलेंगे क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए कौन कौन से होगा, तो देखिए, है ना, इसके व्यू से समझ लीजिए। सिंगलटन जीरो क्रॉस क्यू, तो इनके लिए सिंगलटन जीरो का मतलब क्या है ना, 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा सिंगलटन जीरो, है ना। क्रॉस क्यू का मतलब ये होगा। इसी तरीके से क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस सिंगलटन जीरो एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर हुआ। तो दिस हैज़ एग्जैक्टली 2 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स, कन्फर्म। एक नोट आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, वो ये है ना, इफ़ एफ इज़ फील्ड, if f is filled then f has exactly 1 maximal and prime ideal, confirm। then f has exactly, ये तो जानते ही हैं बट मैं लिखने का रीज़न क्या है आप देखते जाइए ना, exactly 1 maximal and prime ideal, ओके है ना। f has exactly 1 maximal and prime ideal, f क्रॉस f याद होगा, q has exactly 1 maximal and prime ideal, Q क्रॉस Q हैज़ एग्जैक्टली 2 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल। ऐसे Q क्रॉस Q करते तो हैज़ एग्जैक्टली 3 मैक्सिमल प्राइम आइडियल, ऐसा होता। तो F क्रॉस F हैज़ एग्जैक्टली 2, ये इन जनरल रिजल्ट है ना प्राइम आइडियल, ओके। इसी तरह से F क्रॉस F अगर होता तो हैज़ एग्जैक्टली 3 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल। तो इसको रिजल्ट के तौर पे याद रखिए। F अगर फील्ड है, इफ F इज फील्ड देन F हैज़ एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल, F क्रॉस F हैज़ एग्जैक्टली, है ना, 2 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल। F क्रॉस F हैज़ एग्जैक्टली 3 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल। इसी तरह से F क्रॉस, है ना, प्रोडक्ट करते हुए क्रॉस F n टाइम्स करोगे तो हैज़ एग्जैक्टली n मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स, कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स इन क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1, ठीक है, क्वोशिएंट रिंग ऑफ क्यू ऑफ एक्स रिलेटिव टू दिस पॉलिनोमियल आइडियल, ठीक है। ये इसको देख करके समझ आ रहा है, ये तो रिड्यूसिबल है ना, एक्स पावर 4 माइनस 1, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कन्फर्म। एंड दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो आइसोमॉर्फिक टू क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो एक्स माइनस 1, है ना, क्यू ऑफ एक्स, तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 क्रॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 क्रॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके, ओके। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, क्लियर तो हो रहा है ना। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, एक्स पावर 4 माइनस 1 which is reducible over filled Q, that is x square minus 1 x square plus 1. Since Q of x is CRU, this is polynomial generated by element x power 4 minus 1, ठीक है ना, and this will be product, ठीक है, as x square minus 1 into x square plus 1, and we know that GCD of x square minus 1 and x square plus 1 will be 1, that is both are relatively prime। दोनों में कोई कॉमन है क्या, है ही नहीं ना भाई, 1 है GCD,
ठीक है, तो फिर CRT एप्लीकेबल है, बाय CRT, है ना, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, है ना, दिस आइसोमॉर्फिक टू दिस अपॉन दिस क्रॉस दिस आइसोमॉर्फिक टू दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, क्लियर हुआ, इनके आइसोमॉर्फिक हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन जस्ट अभी पहले देखे थे पहले वाला क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, बोथ आर आल्सो रिलेटिवली प्राइम एंड सो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू, है ना, दिस क्रॉस दिस, ओवरऑल इतना बचा, कन्फर्म। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज नॉट रिड्यूसिबल, कन्फर्म ना, बोले तो इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड क्यू। एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हो, ठीक है ना, और वो 1 जो है यूनिट हो जाएगा किसमें, क्यू में। एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई अगर आप सोच रहे हैं तो मैं एक चीज़ बता दूं कि वो फील्ड सी पर होगा या तो क्यू ऑफ आई पर होगा, यानी क्यू ऑफ आई ऑफ एक्स पर होगा, बट ऐसा तो है नहीं, मतलब ये इतना ही रहेगा और आगे उसको नहीं ले जा सकते। दिस आइसोमॉर्फिक जस्ट बताया गया, दिस आइसोमॉर्फिक टू क्यू, दिस आइसोमॉर्फिक टू क्यू। अब ये किसके आइसोमॉर्फिक है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आइसोमॉर्फिक होगा इन तीनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। इतना तो क्लियर हुआ, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, इसके बारे में वैसे पहले बता दिया गया ना, ये कैसे डिफाइन होगा, क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स करके, उसी को थोड़ा डिटेल में करके लिखें। दिस इज पॉलिनोमियल, है ना, जनरेटेड बाई दिस इज एन आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑफ डिग्री 1, जस्ट उससे पहले डिग्री 2, जस्ट उससे पहले डिग्री 1 का पॉलिनोमियल यहाँ रहेगा, है ना, तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स इतना ही रहेगा, सच दैट ए नॉट कॉमा ए वन बिलोंग्स टू क्यू, कन्फर्म। हियर वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इतना क्लियर है ना। अब ये इसमें बिलोंग करता है, पहले भी बताया गया था ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, ये होता है ना भाई। आखिर में एवरी आइडियल इज सब रिंग, एवरी सब रिंग इज सब ग्रुप एंड वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप एक्स बिलोंग्स टू एच, तो एक्स प्लस एच इक्वल टू एच, वही तो हुआ, दिस बिलोंग्स टू दिस, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस करके, और इसमें मैं 0 प्लस करके लिख सकता हूँ, कंपैरिजन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई, तो यहाँ पर आ गया प्लस माइनस आई, यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है ए वन क्यू में बिलोंग करे तो माइनस ए वन भी क्यू में बिलोंग करेगा, तो डायरेक्टली आई बस लिखेंगे, है ना, आई ए वन लिख देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन सच दैट ए नॉट, है ना, ए वन बिलोंग्स टू क्यू। अब यहाँ जो है इस पैटर्न को देख के समझना चाहिए कि दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू क्यू ऑफ आई, ठीक है ना, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू ऑफ आई, है ना, कंफर्म। तो ओवरऑल ये आइसोमॉर्फिक होगा क्यू क्रॉस क्यू ऑफ आई के, और ये भी पता होना चाहिए क्यू इज फील्ड क्यू ऑफ आई इज फील्ड, ठीक है ना, तो ये इस तरह से मिला। अब पता होना चाहिए देयर आर 3 फील्ड्स, है ना, और जस्ट अभी रिजल्ट देखे पहले कि अगर एफ फील्ड है तो एफ हैज़ एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल, तो एफ क्रॉस एफ 2, एफ क्रॉस एफ 3। अच्छा एक चीज़ और कि सेम फील्ड हो, जरूरी नहीं हो सकता अलग फील्ड हो, तो भी उतना ही रखेगा, यानी कि यहाँ पर ये तीनों कितने रखेंगे, हैज़ एग्जैक्टली 3 मैक्सिमल एंड, है ना, प्राइम आइडियल। तो फाइनली, है ना, सिंस क्यू क्रॉस क्यू ऑफ आई हैज़ एग्जैक्टली 3 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल, हैंस क्वोशिएंट रिंग ऑफ क्यू ऑफ एक्स रिलेटिव टू, है ना, पॉलिनोमियल आइडियल एक्स पावर 4 माइनस 1 हैज़ एग्जैक्टली, है ना, 3 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स करके। क्लियर हुआ। आप जो है एक्स पावर 5 माइनस 1 को सॉल्व करके देखिए, है ना, एक्स पावर 3 माइनस 1 को सॉल्व करके देखिए, एक्स पावर, इसको सॉल्व करने का मतलब इनके साथ रखते हुए सॉल्व करके देखिए, क्लियर है ना, ताकि बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स पावर 5 माइनस 1, ठीक है ना, इनके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप एक्स क्यूब माइनस 1 के लिए, एक्स पावर 7 माइनस 1 के लिए जरूर कीजिएगा, एक तरह से मैं कहूँ तो होमवर्क है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर होगा, और किसी भी तरह से डाउट होता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इनका क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स पावर 5 माइनस 1, ठीक है, एक्स पावर n माइनस 1, इसके लिए फार्मूला है x माइनस 1, है ना, और x पावर n माइनस 1 जस्ट इससे कम ना, प्लस x पावर n माइनस 2 माइनस 1 प्लस करते हुए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, है ना,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन करके, या फिर और ज़्यादा इजी तौर पे लिखना है ऐसे तो एक्स पावर एन माइनस वन, ये होगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन, ये होता है। फार्मूला अच्छे से दिमाग में सेट रखिए, एक्स पावर एन माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू जस्ट इससे कम एन माइनस वन तक जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से समझ आ गया ये क्या हो जाएगा, ये क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स पावर फाइव माइनस वन, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स माइनस वन इंटू क्या होगा एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा। कन्फर्म ना, फार्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, है ना। एक्स पावर सेवन माइनस वन के लिए भी काम आएगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो क्लियर है कि रिड्यूसिबल है ओवरफिल्ड क्यू करके, ठीक है, कन्फर्म हो रहा है ना। याद रखिए जितना कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ क्यू ऑफ एक्स को लेते हुए ना, अब आर ऑफ एक्स को लेते हुए बनाएंगे तो भी एज इट इज़ ऐसे ही होगा, जरूर बनाइए उसमें, है ना, ठीक है। लेकिन फील्ड सी पर अगर बनाते हो, सी ऑफ एक्स के लिए जब बनाओगे ना, तो सी ऑफ एक्स के लिए बनाएंगे तो उस समय थोड़ा सा रिजल्ट अलग हो सकता है। जैसे इससे पहले हमने देखा था रिड्यूसिबल होने से रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ देखिए, तो ये हो गया बाई चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, बिकॉज सी आर यू है पॉलिनोमियल आइडियल है, किसी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और हमें पता है कि बोथ आर क्या है ना, बोथ आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब दोनों की जीसीडी कितनी होगी, वन होगी। दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो कहाँ से जीसीडी और हो जाएगा, वन ही होगा जीसीडी। तो सीआरटी से क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स, है ना, एक्स माइनस वन, दिस आइसोमॉर्फिक टू क्रॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या ये रिड्यूसिबल है, क्या इसे और तोड़ा जा सकता है ना। सोचिए, अगर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होता तो ब्रेक किया जा सकता था, ठीक है ना, लेकिन इसका नहीं किया जा सकता है, मतलब ये इरिड्यूसिबल है। इरिड्यूसिबल है, याद रखिए, है ना, ये कंडीशन है ना। आर अपॉन आई इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ आई इज मैक्सिमल आइडियल, इतना क्लियर है। और एक रिजल्ट ये भी है कि पी ऑफ एक्स, है ना, इज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ a polynomial generated by an ideal generated by p of x is maximal ideal। clear हुआ, this is irreducible over q and so this ideal will be maximal ideal। confirm। अब नीचे वाला जो हिस्सा है वो maximal ideal है and so r upon i is क्या, filled। confirm हुआ, तो इतना ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आइसोमॉर्फिक टू, अब ये तो आइसोमॉर्फिक होता है क्यों के, अब ये किसी फील्ड का आइसोमॉर्फिक होगा, ये तो समझ आ गया ना, तो नाम दे देते हैं f करके, ठीक है। तो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू क्यू क्रॉस एफ। याद रखिए पूरे कॉन्सेप्ट से इरिड्यूसिबिलिटी के बारे में लाइन से पूरे वीडियो लेक्चर में चलता आ रहा है। अब अगर लाइन से देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ये तो श्योर है ना। तो आइसोमॉर्फिक टू क्यू क्रॉस एफ, ठीक है। सिंस क्यू क्रॉस एफ हैज़ एग्जैक्टली टू मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स, देयरफॉर क्वोशिएंट रिंग दिस हैज़ एग्जैक्टली टू मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स। अब एग्जाम में पूछा जाता कि इनके पास कितने मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल है, तो देखिए ये प्रोसीजर होता बनाने का। कंफर्म हुआ, तो हैज़ एग्जैक्टली टू मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स। क्लियर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी करिए ताकि बातें अच्छे से क्लियर हो। अच्छा, हैज़ आइडियल अगर पूछा जाता, कितने आइडियल रखता है ये पूछा जाता, हाउ मेनी आइडियल्स करके, तब कैसे करते हैं, Q has exactly two ideals, F has exactly two ideals, and so Q cross F has exactly four ideals, and so this has exactly four ideals। four ideals है, उसमें से two मैक्सिमल और two प्राइम आइडियल है। इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और भी कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नोट देखिए, इफ f of x is irreducible polynomial over field ZP where p is प्राइम नंबर, ऑब्वियस सी बात है, Z2, Z3, Z5, Z7 इस तरह से, ठीक है ना, जो भी आपने फील्ड लिया है फाइनाइट फील्ड, ठीक है ना, उस पर क्या है, ये इरिड्यूसिबल है। then and also degree of f of x over zp is same as degree of fx over q, है ना, मतलब कि fx की जो डिग्री zp पर है वही डिग्री सेम टू सेम q पर है, then directly implies f of x is irreducible over q करके। क्लियर हुआ, that means if f of x is irreducible polynomial over field zp and degree of f of x is same as the degree of f of x over q, मतलब zp पर जो भी डिग्री होगी वही सेम zp पर जो भी है सेम q पर होना चाहिए। तो समझ लीजिए q पर इरिड्यूसिबल हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली क्या हुआ, f of x अगर zp पर इरिड्यूसिबल है तो डायरेक्टली इंप्लाई कर गया f of x q पर इरिड्यूसिबल है। बस ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, क्लियर हो जाएगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना, ठीक है। डायरेक्ट फील्ड q पर इरिड्यूसिबल बता रहा है।
इस वजह से एग्जाम्पल जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बिलोंग्स टू जेड टू ऑफ एक्स करके मैंने ले लिया, जेड टू दैट मीन्स जीरो अंडर मॉड्यूलो टू कन्फर्म विच इज़ फील्ड ओके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड जेड टू है ना, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड Z2 एज क्यों ऐसा, बिकॉज एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू Z2। Z2 के अंदर जीरो है, जीरो रखिए है ना, जीरो नहीं देने वाला, वन देगा, नॉट इक्वल टू जीरो, वन रखिए तो भी वन देगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू Z2 एंड सो एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड Z2। आल्सो है ना, आल्सो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स कितनी है 2, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 इन जेड पी ऑफ एक्स, ठीक है ना, देख सकते हैं यानी जेड पी पर जो डिग्री इनके 2 है विच इज़ आल्सो है ना सेम इन क्यू ऑफ एक्स, मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 है Z2 में एंड आल्सो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 है Q में भी है ना। तो समझ लीजिए ये क्या है ना, दिस पॉलिनोमियल इज डायरेक्टली इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड क्यू। कन्फर्म, बिल्कुल इजी रिजल्ट है ना, बस ये देखना है आपको कि वो इरिड्यूसिबल है या नहीं। जेड पी पर इरिड्यूसिबल है, डिग्री सेम है दोनों में, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू पर भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल 2 देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बिलोंग्स टू Z3 ऑफ एक्स, ठीक है ना, एंड वी नो दैट Z3 इज वॉट 0 1 2 अंडर मॉड्यूलो 3 है ना, ठीक है। सिंस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू Z3, देख लीजिए आप अगर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 4 दैट इज़ 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर 2 रखते हैं तो ये होगा 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 13, 3 से डिवाइड कीजिए 1 तो फिर नॉट इक्वल टू 0 दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू Z3 है ना। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल है ना ओवर फील्ड Z3 एंड डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है 3 है ना, Z3 ऑफ एक्स में एग्जैक्टली वही जो है ना Q में भी है, उसमें कोई फर्क आएगा नहीं ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड Q करके। क्लियर है। इनसे रिलेटेड खुद से भी एग्जाम्पल लीजिए और क्लियर कीजिए। एक छोटा सा नोट देख लेते हैं। नोट देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड देन एफ ऑफ एक्स इज आल्सो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। इसका मतलब क्या हुआ है ना, एवरी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर जेड इज आल्सो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू करके। तो जो भी जेड पर इरिड्यूसिबल होता है वो क्यू पर भी इरिड्यूसिबल होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। आपको भी आप लेकर के देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लीजिए, ऐसा कुछ भी ले लीजिए, अगर वो जेड पर इरिड्यूसिबल है तो क्यू पर भी होगा। ये अद्भुत कॉन्सेप्ट है, अजीब भी लगता है ना, क्योंकि ये इनका सब रिंग है, सब रिंग के अंदर जो है ना इरिड्यूसिबिलिटी है वो क्यू पर भी लागू होता है। ये इसका रीज़न ये होता है कि जेड इज़ नॉट फील्ड, जेड इज़ इंटीग्रल डोमेन, क्यू इज़ फील्ड। फील्ड में ये नहीं होता है। अगर जैसे मैं क्यू आर सी अगर की बात करूँ, जितने भी फील्ड हैं उसमें रिजल्ट जस्ट अपोजिट है। कॉन्सेप्ट अपोजिट है मतलब अगर किसी फील्ड में कोई पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है ना तो उनके सब फील्ड में भी वो इरिड्यूसिबल होगा। सब फील्ड में इरिड्यूसिबल है तो फील्ड में हो जरूरी नहीं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, पहले भी हम इस पर डिस्कशन किए थे, नोट भी लिखाया था। अच्छा एक चीज़ और, जो जेड पर इरिड्यूसिबल है क्यू पर इरिड्यूसिबल होता है, कन्वर्ट्स टू नहीं है। अद्भुत है, क्यू पर इरिड्यूसिबल होने से मैं जेड पर इरिड्यूसिबल नहीं कह सकता। एग्जाम्पल बोलेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, जैसे ये मैंने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 4, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एज अ पॉसिबल एज क्यू में अगर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा, एंड वी नो दैट 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोथ आर है ना क्या, इन दोनों में से एक 2 जो है, सिंस 2 इज यूनिट एंड सो 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, बट 2 and x स्क्वायर प्लस 2 बोथ आर नॉट यूनिट इन z एंड सो है ना, ठीक है। z ओवर x में बात कर रहा हूँ, z ओवर x में दोनों के दोनों यूनिट नहीं है एंड सो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों यूनिट न होने का मतलब है कि इसे रिड्यूस किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4 इज रिड्यूसिबल ओवर z ओवर x। तो क्यू में इरिड्यूसिबल होने से z पे जरूरी नहीं कि वो इरिड्यूसिबल हो। क्लियर हुआ। तो आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट्स बताया गया आज क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर जो होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर होगा, यानी जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है ये चैप्टर अगर मैं कहूँ तो ख़त्म हो गया ना। जो क्वेश्चंस बचे हुए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे,
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।